हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पी वैल्यू के बारे में। तो एज यूजुअल पहली बात तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पी वैल्यू का। उसके बाद हम लोग समझेंगे ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पी वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब यहां पे पहली बात तो डेफिनेशन जब देखते हैं, यहां पे क्लियरली लिखा है पी वैल्यू इज अ नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट that describes how likely you are to have a particular set of observation if the null hypothesis were true। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। कंडीशन होता है, जो भी बेसिक अजम्पशन हम लोग लेते हैं वहां पर स्पेसिफिकली उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। मैं आपको इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा अभी। ठीक है, पी वैल्यूज आर यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो जब मैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में बात किया, राइट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप होता है बेसिकली आपको नल हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है। उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस का थर्ड वाला जो होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, उसमें से पी वैल्यू आएगा। अगर पी वैल्यू का वैल्यू थोड़ा कम होता है एक स्पेसिफिक नंबर से, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंस वैल्यू बोलते हैं, तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं वो नल हाइपोथेसिस को। आई नो अभी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे पी वैल्यू का इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो एक पी वैल्यू का मीनिंग समझते हैं। लेट्स से गाइस, आप बहुत लोग कीबोर्ड यूज करते होंगे, राइट। अब कीबोर्ड में आप प्रॉब्ली एक स्पेस बार देखे होंगे। ठीक है, एक स्पेस बार देखे होंगे। स्पेस बार को आप यूजुअली बहुत टाइम यहीं पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जब मैं यहां पे प्रॉब्ली क्लिक करता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहीं क्लिक करते हैं, राइट। ये कॉर्नर में बहुत कम बार क्लिक करते हैं। तो अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो प्रॉब्ली कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहां पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही रीजन में, इसी रीजन तक में क्लिक कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है पी वैल्यू का, ठीक है, और ये पी वैल्यू का वैल्यू है p इज इक्वल टू 0.8 या p इज इक्वल टू 0.2, तो ये क्या बताता है? जब ये p वैल्यू इज इक्वल टू 0.2 है, ये स्पेसिफिकली आपको क्या बताता है? ये बताता है आउट ऑफ 100 टचेस इन दिस की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग इन दिस रीजन, ये वाले रीजन में, इन दिस रीजन इट इज 0.2%। ठीक है, अब जब मैं बोलता हूं 0.2, यह प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, तो 0.2 कितना हो गया? इसका मतलब 0.2 हो गया 20%। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 टचेस हम यहां पे 20 बार टच कर रहे हैं। ये बेसिकली बता रहा है ये जो पी वैल्यू है। अगर समझिए मैं दूसरा एक और वैल्यू को ले लूं, यहां पे पी का वैल्यू लेट्स से 0.8 है, तो यहां पे क्या होगा? आउट ऑफ ऑल द 100 टचेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग 80 टाइम्स इज इन दिस रीजन। ठीक है, मतलब आप 100 टचेस में जब भी आप टच कर रहे हैं ये स्पेस बार की, 80 टाइम्स आप यहां पे टच करते हैं, तो ये स्पेसिफिकली आपका पी वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया और अजम्पशन मिल गया हो व्हाट इज एग्जैक्टली पी वैल्यू। अब चलिए एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पी वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं इसके लिए फिर से हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करूंगा, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वहां पे हम लोग स्पेसिफिकली पी वैल्यू यूज करते हैं। तो लेट्स से कि आई वांट टू चेक, मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट है वेदर द कॉइन इज फेयर और नॉट। ठीक है, अब कॉइन जब भी हम टॉस करते हैं हेड और टेल आता है। ठीक है, तो कॉइन फेयर है कि नहीं है ये कैसे पता लगा पाइएगा? तो आप यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर 0.5 है, तो आप बोलेंगे ठीक है ये एक फेयर कॉइन है। ठीक है, लेट्स से अगर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 0.4, क्योंकि ये कैसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है? ये है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस सिनेरियो में भी आप सोचेंगे ठीक है 60% हेड आ रहा है, 40% टेल आ रहा है, फिर भी मैं इसको फेयर कॉइन मान सकता हूं। ठीक है, रैंडमनेस में तो 0.10 का डिफरेंस आ सकता है, बट अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 0.3, अब इस सिनेरियो में आप सोचने स्टार्ट कर देंगे क्या ये फेयर कॉइन है कि नहीं। आप लोगों ने शोले मूवी देखा होगा, बहुत ही फेमस मूवी है, वहां पे एक ही टाइप का आता है, टेल्स या हेड ही आता है सिर्फ। ठीक है,
तो वो अनफेयर कॉइन हो गया। तो ये सिनेरियो जो होता है ये अनफेयर कॉइन होता है। तो अब मुझे चेक करना है वेदर अ कॉइन इज फेयर और नॉट, और मैं डिसाइड करूंगा ये प्रोबेबली 100 टॉसेस से। ठीक है, अब जब मैं 100 टॉस कर रहा हूं कितने टाइम हेड्स आ रहा है, कितने टाइम टेल्स आ रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें हम जो लिखेंगे उसको हम लोग लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस हम कैसे डिनोट करते हैं, विथ H0, और यहां पे मैं लिख दूंगा कॉइन इज फेयर। ठीक है, ये मेरा पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा, यहां पे मैं लिख दूंगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग कैसे लिखते हैं, इज नथिंग बट H1, और ये मेरा रहेगा इनवर्स ऑफ नल हाइपोथेसिस, सो कॉइन इज नॉट फेयर। अब जो थर्ड वाला स्टेप है जो हम लोग स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसमें तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हम बेसिकली चेक करेंगे कि जब हम टॉस करते हैं कॉइन, ठीक है, कितने टाइम हेड्स या टेल्स आ रहा है। लेट्स से कि मेरा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, मेरा मीन जो होगा वो होगा 50, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन लेट्स से मैं 10 ले लेता हूं, 70, 80, 90, 40, 30, 20 एंड फाइनली 10। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स आई एम गेटिंग हेड। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इन दैट 100 टॉसेस, क्योंकि हम लोग 100 टाइम टॉस कर रहे हैं। ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, अब ये हमारा मीन वैल्यू हो गया। ठीक है, अब लेट्स से मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं टॉस करता हूं, तो लेट्स से मेरा 50 हेड्स आता है। तो 50 हेड्स जब आ रहा है तो 50 टाइम्स टेल भी आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा ठीक है, ये पॉइंट इट इज फाइन, द कॉइन इज फेयर। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरा 60 टाइम्स आता है, ये वाले पॉइंट में आता है 60 टाइम्स हेड, तो 40 टाइम्स टेल आएगा। तो यहां भी मैं सोचने लगता हूं ठीक है, कॉइन में थोड़ा रैंडमनेस है, तो प्रॉब्ली ये आ सकता है। बट अगर लेट्स से मेरा नंबर ऑफ हेड्स 70 आता है, जो ये सिनेरियो है, ठीक है, 70 आता है, तो अब मैं सोचने लग जाऊंगा भाई ये कॉइन में ना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, तो ये एक अनफेयर कॉइन है। ठीक है, टॉसिंग ऑफ दिस कॉइन इज नॉट फेयर। ठीक है, बट मैं कैसे ये वैल्यू डिसाइड कर लूं कि 70 होना चाहिए या 30 होना चाहिए, 80 भी हो सकता है या 90 भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो लेट्स से ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे जो टॉसेस होना चाहिए ना वो 30 to 70 के अंदर आ गए ना, तभी मैं उसको स्पेसिफिकली बोलूंगा वो फेयर कॉइन है। अगर इसके अंदर ये टॉसेस आ गए, ठीक है, 30 to 70 के अंदर, ठीक है, वो टॉसेस आ गए, ये रीजन में वो टॉसेस आ गए, नंबर ऑफ टॉसेस अगर ये रीजन में आता है हेड का, तो मैं बोलूंगा कॉइन इज फेयर। ठीक है, बट अगर समझ लीजिए ये रीजन में आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, कॉइन इज नॉट फेयर। मतलब अगर मेरे टॉसेस ग्रेटर देन 70 है और लेस देन 30 है, तो मैं यहां लिखूंगा कॉइन इज नॉट फेयर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया समझ में आ रहा हो। जो ये रीजन हम लोग बोलते हैं, ये रीजन हम लोग इसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। ठीक है, इस रीजन को भी हम लोग बोलेंगे रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन। और जब भी मैं यहां रिजेक्शन रीजन डिफाइन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहां पे वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यहां वाले में केस में भी वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और इस रीजन में क्या होता है, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब यहां पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, वी फेल टू रिजेक्ट H0। मैं H0 शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। तो आप ये समझिए, मैं जितने बार भी टॉस कर रहा हूं ना, अगर मेरे डेटा पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, अगर मेरे पास 55 हेड्स आ रहा है या 35 हेड्स आ रहा है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि भाई ये रीजन में ना जब भी आता है वी विल फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब कॉइन इज फेयर। इस सिनेरियो में कॉइन इज फेयर, इस सिनेरियो में कॉइन इज नॉट फेयर, क्योंकि वो रीजन से दूर है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल से दूर है। ठीक है, और ये डिसाइड कौन करता है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल डिसाइड कौन करता है। ठीक है,
ये कॉन्फिडेंस इंटरवल डिसाइड करता है डोमेन एक्सपर्टीज, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। लेट्स से कि हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो अलग डिफाइंड होगा, राइट? ये आप समझ लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पी वैल्यू कहां है? तो पी वैल्यू यहां पे हम लोगों को जब भी हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं तो हमको एक पी वैल्यू लेट्स से यहां पे आ जाता है। लेट्स से हम बोलते हैं कि दिस पी वैल्यू दैट आई एम प्रॉब्ली गेटिंग, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में ना हम लोग एक और पैरामीटर यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंस वैल्यू। सिग्निफिकेंस वैल्यू, ठीक है? अगर मैं सिग्निफिकेंस वैल्यू में बोल दूं, सिग्निफिकेंस वैल्यू अल्फा से डिनोट होता है और इसका वैल्यू है 0.05, तब कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नथिंग बट 1 माइनस 0.05। ये पूरा रीजन 1 है, 1 माइनस 0.05 इज नथिंग बट 0.95। इसका मतलब मैं ढूंढ रहा हूं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसका मतलब अगर मेरा अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है तो ये जो रीजन है ये पूरा मेरा होगा 95%, और जो ये रीजन है, ये स्पेसिफिक रीजन ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। तो 0.05 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आएगा मेरा 0.025 और यहां आएगा मेरा 0.025। तो ये जो रीजन है, राइट, 0.025। अब लेट्स से कि मेरा पी वैल्यू कुछ आता है, प्रोबेबिलिटी कुछ आता है। लेट्स से मेरा पी वैल्यू आता है समवेयर अराउंड 0.01। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिग्निफिकेंस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है? ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली मेरा सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ठीक है? सिग्निफिकेंस वैल्यू है। तो ये रीजन इज द रिजेक्शन एरिया। अब मैं एक कंडीशन चेक करूंगा वेदर इट इज लेस देन योर सिग्निफिकेंस वैल्यू। इफ दिस इज लेस देन योर सिग्निफिकेंस वैल्यू देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जैसे मैंने बोला था कि हमको ये रीजन में स्पेसिफिकली मिल रहा है, ये रीजन में हमारा डेटा पॉइंट्स आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं whether my probability value is less than significance value. If it is, we reject the null hypothesis. Else, we fail to reject null hypothesis. मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं null hypothesis को, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग सिग्निफिकेंस वैल्यू से डिफाइन करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% भी हो सकता है, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये हम लोग ने डिसाइड करते हैं, ये डोमेन एक्सपर्टीज डिसाइड करता है, ठीक है? तो ये 0.025 बेसिकली हमको ये एरिया अंडर द कर्व दिखा रहा है। तो अगर मेरा पी वैल्यू यहां फॉल होता है तो पी इज लेस देन दिस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल विच इज स्पेसिफाइड बाय दिस सिग्निफिकेंस वैल्यू, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है? और ये सिग्निफिकेंस वैल्यू से हम लोग एरिया अंडर द कर्व भी ढूंढ सकते हैं गाइस। मैं दिखाऊंगा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, बट उसके लिए आप लोगों को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में जानना जरूरी है, जैसे जेड टेस्ट या टी टेस्ट, ठीक है? तो ये जो फाइनल होता है ये हमारा कंक्लूजन होगा आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया हो व्हाट इज पी वैल्यू एंड हाउ वी कैन यूज पी वैल्यू टू प्रोबेबली सॉल्व अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस कॉइन इज फेयर वाला एग्जांपल लेके मैंने किया है, ठीक है? सो यस, दिस वाज इट। आगे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट है, और उसमें हम लोग कैसे पी वैल्यू को यूज करते हैं हम लोग वो सारा चीज देखेंगे, ठीक है? तो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।